नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जेंजी एक ऐसा मूवमेंट जो नेपाल में चला, बांग्लादेश में चला, प्रकारांतर से श्रीलंका में चला। भूमिका जेंजी की थी, लेकिन आंदोलन किसने किसने किया आज भी पता नहीं है। भारत में भी एक ऐसे प्रयोग की कवायद पिछले 3 महीनों से चली, जिसकी पराकाष्ठा जुलाई और अगस्त में भी दिख रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जेंजी आंदोलन के संदर्भ में जिस तरीके से 5 कदम हटाए और जिसका जिक्र मैंने आंदोलन की शुरुआत में कर दिया था हार्ट ऑफ भारत पर, वो अब सब सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना पीछे हटकर उस जेंजी मूवमेंट को क्या दिशा देना चाहते हैं और उसकी धार क्या है, ये देखना दिलचस्प होगा, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है। आप हार्ट ऑफ भारत के वॉल पर जाएं और आप देख सकते हैं हर एक वीडियो में मैंने उस पर कैसे प्रकाश डाला है। आज 2 सुधी विद्वान हमारे साथ बैठे हुए हैं और जब भी किसी इस तरह के छात्र या जेंजी मूवमेंट या कोई सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी बातचीत होती है तो जेएनयू का जिक्र जरूर आता है। और जेएनयू से जुड़े हुए 2 प्रकांड विद्वान, एक तो डॉक्टर रवि रमेश, जो हमारे साथ बराबर जुड़ते रहे हैं समय समय पर, जेएनयू के बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के वो प्राध्यापक हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, माफ करिएगा प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ रवि रमेश सर के साथ विवेक मिश्रा जी हैं, जो शोध छात्र हैं। और इन दोनों की बातों को सुनिएगा जरूर और देखिएगा, मेरे विचार कम होंगे, मैं सिर्फ सवाल करूंगा। और सवाल ये होगा कि जेएनयू आज जो आवाज दे रहा है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट होनी चाहिए। मैं एक पत्रकार के तौर पर स्पष्ट कह सकता हूं कि मुझे जेंजी शब्द बहुत कुछ समझ में आ रहा है जब से भारत में प्रयोग हो रहा है, लेकिन समझ में आने के बावजूद भी मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि हर एक युग में या 10 सालों का अगर एक दशक देखा जाए तो अगर एक नौजवान है जो 18 साल की उम्र पार कर गया होता है, वो कहीं ना कहीं एक जेन जी की भूमिका में होता है। हम भी छात्र रहे हैं, हम भी विश्वविद्यालयों से संबद्ध रहे हैं, हमने भी देश के प्रति एक सोच रखी है और कुछ कर गुजरने का एक जज्बा रहा है। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। रवि रमेश सर से हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये तो अपने विचार रखते ही हैं। मैं आज जेंजी के बारे में जानना चाहता हूं कि ये जेंजी का मतलब भारत में बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो विवेक जी, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। जी सर, मैं पहले जनरेशन शेड इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा। ऐसा हम लोग कॉमन पार्लांस में आम बोलचाल की भाषा में जो लोग 1997 के बाद जिनका बर्थ हुआ है, उन्हें हम लोग जनरेशन जी कहते हैं। ये है 1997 से 2012 तक के पीरियड में जो लोग जन्म लिए हैं, वो जनरेशन जी है। इसके पहले की एक जनरेशन है जिसको मिलेनियल कहा जाता है। मिलेनियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग 1990 से 1996 तक जिनका बर्थ हुआ है, वो लोग 81 से 1996 टू बी प्रिसाइज, वो लोग मिलेनियल्स हैं। इनको जनरेशन वाई भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि इसके पहले एक बड़े ही फेमस नॉवेलिस्ट थे डगलस कपलैंड करके। इन्होंने अपनी नॉवेल 1991 में एक जनरेशन का जिक्र किया था जिसका नाम है जनरेशन एक्स। ये ऐसा जनरेशन था कि जिसके बारे में बहुत बातचीत नहीं हुई और इस जनरेशन के बारे में बहुत ज्यादा चेंज भी कुछ ऐसा नहीं था जिसको नोटिस किया जा सके, इसलिए उसको उन्होंने जनरेशन एक्स कहा, जिसका मतलब है नॉट टू बी डिजायर्ड, मतलब इनके बारे में बहुत बताना नहीं है। लेकिन इसके बाद की जनरेशन जो आई 1981 के बाद और 1996 के पहले की, जो लोग इसमें जन्म लिए हैं, वो मिलेनियल्स हैं। उनका क्या था कि इन लोगों ने जब टेक्नोलॉजी एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ, तो ये लोग उसके एक्सपीरियंस में भी आए और जब टेक्नोलॉजी ये नहीं थी तब भी इन्होंने दुनिया को देखा। लेकिन जो अपना जेनजी है 1997 के बाद जिनका बर्थ हुआ है, ये लोग ऐसे टेक्नोलॉजी के लोग हैं कि जो लोग, ये लोग ऐसे जनरेशन के लोग हैं
कि जो लोग इंटरनेट पे ही पले बढ़े हैं, मतलब एक होता है कि आपको अगर ध्यान में हो तो 1997 के पहले की जो पॉपुलेशन है, उनके संस्कार कहीं न कहीं सोसाइटी से आते थे इनिशियल डेज़ में। लेकिन जब क्योंकि इंटरनेट का प्रिवेलेंस और यूज़ बहुत बढ़ गया, तो ये लोग मेजरली अ, फ़ोन से बहुत जुड़े रहे और मोबाइल में जो इंटरनेट से जितनी सुविधाएँ हैं, सोशल मीडिया वगैरह उससे बहुत जुड़े रहे। आपको ध्यान होगा कि हम लोग के स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता था कि अ स्कूल में तो बच्चा 6 घंटे रहता है, बाकी तो अपने पेरेंट्स के पास और फैमिली के पास रहता है, तो फैमिली जैसे संस्कार देगी, बच्चे के अंदर वही संस्कार आएगा। टीचर ऐसा आर्गुमेंट देते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में। लेकिन इसी आर्गुमेंट को यूज़ करते हुए अगर आप देखें, तो वो स्टूडेंट अब फैमिली के टच में भी नहीं रहता है, वो इंटरनेट के टच में रहता है। तो वो कहते हैं कि वो डिजिटल का नेटिव है, मतलब उसका जन्म स्थान फ़ोन है और फ़ोन में ही हमेशा वो घुसा रहता है। अब इसके बारे में जो यूनिक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये है कि पहले क्या होता था कि कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई बंगाल से है, तो कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है। इस हिसाब से कैरेक्टर्स में एक अंतर आता था। आप मतलब भेद कर पाते थे। अब क्या है कि सभी लोग वही वीडियो देख रहे हैं। इनका जो टीचर है, वो यूट्यूब वीडियो है, इंस्टाग्राम वीडियो है, ट्विटर का वीडियो है। तो इनकी जो अपब्रिंगिंग हो रही है, ये वीडियोज़ और इन्फ्लुएंसर के थ्रू हो रही है। वही इन्फ्लुएंसर जो महाराष्ट्र में मुंबई के सिटी के लड़के को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वही अयोध्या के भी लड़के को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जो ये क्षेत्रीय डिफरेंस था, ये क्षेत्रीय डिफरेंस अब जो है विजिबल नहीं है। ये एक जैसा हो गया है। तो आपने देखा होगा कि एक एक जैसे जंतर-मंतर पे तूफान जैसा एक भीड़ आ गया और वो भीड़ ज़्यादातर तो दिल्ली के ही थे, एनसीआर रीजन के ही थे, क्योंकि लोकेशन क्या था कि आस-पास के क्षेत्रों का ज़्यादा पास में है। लेकिन देखने में आया है कि प्रयागराज से भी स्टूडेंट पहुँचे हैं और डिफरेंट क्षेत्र से भी रेल का सहारा लेके, बस का सहारा लेके लोग पहुँचे हैं। तो एक होता नहीं है कि स्वार्म जिसको बोलते हैं कि टिड्डों की स्वार्म होती है, टिड्डो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यही गलती सीजीआई साहब ने किया था कॉकरोच बोल के और इतनी बड़ी मैटर खड़ी हो गई। तो लेकिन ये एक स्वार्म की तरह पहुँचते हैं जहाँ पे ये एक-दूसरे से ना मिलते हुए भी एक-दूसरे से बहुत परिचित होते हैं और बहुत घनिष्ठ होते हैं। इस जनरेशन में ये डिफरेंस देखने को मिला है। अभी आगे की बातचीत में जब और भी ये अगर ऐसा प्रश्न आएगा मैं और उस भी पर जनरेशंस आपसे को क्या बात कहा करूंगा, जाता है, तो फिर मैं बहुत और बोलूँगा। मैं जी। उस पर पूछूंगा। थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस बना रहना चाहिए। प्रोफेसर रवि, ये एक ऐसा बदलाव है, हालांकि जो कुछ भी विवेक जी ने मुझे समझाने की कोशिश की, ये मुझे मेरी बेटी के द्वारा समझा दिया गया था, लेकिन इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया तो मैं कन्विंस हो गया, क्योंकि जेएनयू से ये शोध छात्र हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं रवि जी, सर, क्या इंटरनेट पर ही इस देश का 2047 का मिशन पूरा करेंगे? वो हमारी धरोहर जो इंटरनेट के आधार पर अपना विचार बनाते हैं और अपनी उड़ान भरने की बड़ी कवायद करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। आप म्यूटेड हैं सर, अनम्यूट कीजिए जी। नमस्कार दिवाकर जी, विवेक जी, बहुत ही गंभीर विषय पर आपने बहुत सामयिक चर्चा रखी। सामयिक इसलिए कि लोग सोचेंगे कि अब तो जंतर मंतर में आंदोलन समाप्त हो गया है, सारी चीजें अलग दिशा में चल पड़ी हैं, तो अब इस पर चर्चा का क्या लाभ। लेकिन असली क्वालिटेटिव चर्चा जो है और सही तरीके से समग्र चर्चा अभी ही संभव है, क्योंकि अब सारे पत्ते लगभग खुल चुके हैं। जो सवाल आपका है कि क्या इंटरनेट बेस्ड चीजें ही अब तय करेंगी 2047 का भारत, तो इसका स्पष्ट उत्तर तो ना होना चाहिए, लेकिन चूंकि जेन जी थोड़ा सा हर्ट फील करेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका उत्तर जो है विस्तृत रूप से बता देता हूं। ये तभी संभव है जब रोटियां इंटरनेट से डाउनलोड होने लगे। अब जेन जी को लगता है वहां से हम परचेस कर सकते हैं, तो आप परचेस करने के लिए उस एक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। उसके लिए कुछ आपको उद्योग करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, तब वो श्रमदान के रूप में आपके पास आएगा, पारिश्रमिक के रूप में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट या किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी
जब सोचिए कि अग्नि का आविष्कार हुआ रहा होगा, वो भी एक टेक्नोलॉजी थी जिसने समाज को आमूलचूल रूप से बदल दिया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीनें बनने लगी और एग्रो इकोनॉमी से हम एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ दुनिया बढ़ी 15वीं शताब्दी के बाद, तब भी ऐसा ही लगा होगा लोगों को कि बस अब इंडस्ट्री ही एकमात्र उत्तर है, अब तो खेती किसानी मजदूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब 90 के दशक में एलपीजी और उसके साथ आईसीटी आया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब आई, तब भी दुनिया को ऐसा ही लगा कि अब तो कंप्यूटर इंसानों की जरूरत ही खत्म कर देगा। और आपने तो अनुभव किए होंगे, मैं तो काफी छोटा था, कि ऐसे आंदोलन बड़े बड़े खड़े हुए, खासतौर पे लेफ्ट विचारधारा के लोगों ने पूरे विश्व में और भारत में भी एकदम जड़ें हिला डाली कि अब तो बस प्रलय आ जाएगी और सारे लोग बेरोजगारों के सड़कों पर टहलेंगे, कंप्यूटर ही सब कुछ करेगा। लेकिन क्या वैसा हुआ? तो नहीं हुआ। तो टेक्नोलॉजी कोई बुरी चीज नहीं है, और इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत ही बढ़िया बनाया, बहुत सुविधाजनक बनाया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो ये है कि हम आप विवेक जी आप 3 अलग स्थानों पर बैठे हुए एक सार्थक चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं तो हमें मिलना पड़ता कहीं, उसमें अधिक संसाधन जाते, उसमें अधिक समय जाता और शायद उतनी क्वालिटेटिव चर्चा भी ना हो पाती। तो टेक्नोलॉजी को इस नजरिए से देखा जाए कि ये हमारे लिए एक फैसिलिटेटर है, ना कि हमारा रेगुलेटर। जेन जी जैसा विवेक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो इनके पहले की जनरेशन का जो कल्चर था, वो कहीं ना कहीं से इट वाज रूटेड इन फैमिली सोसाइटी। जो समाज और परिवार में पहले पिताजी के कंधे पर बैठ के दुनिया देखता था, बेटियां बेटे, तब दिखता था दुनिया कितनी दूर तक उन्हें दिख पा रही है। तो पिताजी की हाइट उसमें शामिल होती थी, अर्थात पिताजी का संस्कार, परंपरा, उनका सामाजिक मूल्य शामिल होकर उस बच्चे को दृष्टि देता था। लेकिन आज जो है वो सीधा इंटरनेट पर जाके गूगल पर दुनिया देख रहा है। तो अब माइनस हो गया अपने आप पिताजी के संस्कार, परिवार के संस्कार, परंपराएं और सामाजिक मूल्य और परंपराएं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आंदोलन, विरोध या किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म स्वस्थ लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। लेकिन यही चीज अस्वस्थ बना देती है समाज को कभी कभी अगर गलत तरीके से की जाए। एक उदाहरण लेते हैं कि अक्सर हम काजल आंखों में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, निहितार्थ होता है कि आंखें स्वस्थ रहेंगी और हमारा चेहरा भी बेहतर दिखेगा, ये निहितार्थ होता है। लेकिन अगर उसी काजल को पूरे चेहरे पर मल दीजिए तो स्थान वही रहा, वस्तु वही रही, बस उसको तरीका आपने बदल दिया प्रयोग का। तो जेन जी ने इंटरनेट के माध्यम से जिस प्रकार की भाषा आज चुनी, जिस प्रकार का एक भौंडापनी मैं इसे कहूंगा कि देखिए हर वो चीज आप कहेंगे कि मॉरल पॉलिसिंग ये है, ये नैतिकता पर लेक्चर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नैतिकता पर लेक्चर खत्म होने के साथ ही हमारे बीच से नैतिकता भी खत्म हुई है। और जिस समाज में नैतिकता नहीं रहती, वहां पिता पुत्र को नहीं पहचानता, पिता बेटा माँ को नहीं पहचानता, और आज जो समाज में रोज खबरें आ रही हैं वो कहीं न कहीं इसका एक विद्रोह रूप दिखाती है। तो भाषा की मर्यादा कहीं न कहीं से टूट गई है कि एक होड़ मच गई है लाइक्स पाने में, शेयर होने में, पॉपुलर होने में, वो किसी भी कीमत पर आए। तो क्या जेन जी एक जैसे कहते हैं शिप विदाउट अ कैप्टन, ऐसा हो गया है कि समंदर में जिस तरफ लहर आए उधर ही हिचकोले खाते हुए बह जाए, और सिर्फ इसलिए वो प्रभावी रहे कि वो इतना जोर से शोर कर रहा है। देखिए इसमें आवाज नहीं है, भीड़ और फौज में अंतर यही होता है। जब समाज की आवाज आती है तो एक अनुशासित दिशा के साथ वो आवाज आती है, जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आई थी। लेकिन जब भीड़ की आवाज आती है तो वो अनुशासनहीन आवाज हो जाती है। वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कौन क्या कहना चाहता है। कोई मुझे ये समझा दे कि जंतर मंतर के आंदोलन में लोग एक व्यक्ति के इस्तीफे को छोड़कर और दूसरा चाहते क्या थे, और क्या किसी के इस्तीफे से कोई समस्या हल होगी? उसी पे मैं आपसे बात करूंगा। मैं शिक्षा पे आऊं, एक छोटा सा कमेंट विवेक जी से लूंगा
क्योंकि मैं इनसे जानना चाहता हूं, हालांकि ये जेनजी नहीं है लेकिन बहुत नज़दीक हैं। हम लोग तो सर 70 के दशक के हैं, तो लेकिन आंदोलन हमने भी देखा है। मंडल कमीशन का जो आंदोलन था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उस समय मैं बीए का छात्र था। खैर वो बाद की बातें हैं, वीडियो लंबा होगा, लेकिन हम काम की बात करें। विवेक जी, एक सवाल है, और सवाल ये है कि जो जेनजी का कॉन्सेप्ट आपने बताया मैं बिल्कुल समझ रहा था और मुतमईन हो चुका हूं कि जो आपने बताया अब इसी पे हम डिग जाएं, रुक जाएं, अपने को टिका लें। डिगे ना, टिकें। मेरा ये सवाल है कि क्या पूरे वैश्विक परिदृश्य में कुछ इसी तरह की जेनजी फीलिंग है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अपने देश और अपने समाज को देखना चाहती है और उसी हिसाब से बदलना चाहती है? जैसा कि प्रोफेसर रवि ने कहा कि भीड़ और अनुशासन, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। दिशा अगर जेनजी को कोई जेनेक्स के पहले का भी अगर षड्यंत्रकारी है और वो दे रहा है, वो उसको एक सांचे में ढाल रहा है, तो देश और समाज कहां जाएगा? सर, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट किया है और इस पे मेरे विचार बहुत ही शॉकिंग हो सकते हैं, क्योंकि जो मेरी समझ है वो में भी बहुत अनकंफर्टेबल होगा उन लोगों के लिए, उस जनरेशन के लिए जो जनरेशन इस मातृभूमि के लिए बहुत जिम्मेदार और बहुत ही सिंसियर मानता है अपने आप को। इसकी विकास के लिए आपने विकसित भारत का भी जिक्र करा, मैं उस पर आऊंगा बाद में। लेकिन आपने कहा कि क्या इसमें वैश्विक एक कॉमनैलिटी है क्या? मतलब क्या इसमें एक चीज हाईलाइट करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा बिलीफ से कनेक्ट करूंगा। आप मतलब जो जेन एक्स हो गया, जेन वाई हो गया, या इसके पहले बूमर्स हो गए, या उसके पहले आपके साइलेंट जनरेशन हो गई, मतलब जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे एथीज्म का प्रोपोर्शन बहुत कम होता जाएगा। मतलब जो एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं, उनकी संख्या बहुत कम मिलेगी आपको। लेकिन जब टाइम जैसे जैसे एडवांस हो रहा है और नए लोग जन्म ले रहे हैं, इसमें नास्तिकों की संख्या ज्यादा हो रही है। जब नास्तिक लोग बनते हैं सर, तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ट्रेट्स भी आते हैं। वो ट्रेट्स ऐसे हैं कि समाज के कॉन्सेप्ट को न मानना, देश के कॉन्सेप्ट को न मानना, जो लेफ्टिस्टों का एक तरीके से प्रोपेगेंडा हुआ करता था कि बॉर्डरलेस नेशन और सोसाइटीलेस सिविलाइजेशन या सोसाइटीलेस ह्यूमैनिटी, या मतलब ऐसी कई चीजें जो ट्रांसेंड करें या बियॉन्ड में जाएं। और जैसे सर ने बोला कि क्या ये दिशाहीन जनरेशन है, तो यही पर्पज ही था कि कोई दिशा ना हो, इलेक्ट्रॉन की तरह लोग अलग अलग डायरेक्शन में भटकें इधर से उधर। तो उसमें तो मैं कहूंगा कि वो लोग काफी हद तक सफल हो गए हैं, और वो सफल उनका बहुत ही प्रकृति सपोर्टेड था। मैं कहूंगा इसको कि नेचर ने इनको जो है बहुत इसमें हेल्प किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हमारी जो और ग्रोथ की जो हमारी डायरेक्शन है, वो इनके ओरिएंटेशन को, इनके जो मोटिवेशन रहे हैं, उसको नेचुरली सपोर्ट करता है। तो इसलिए आपने जो कहा कि क्या ये हर देशों में इस तरह की ट्रेड्स हैं जेनजी के अंदर, जी ऐसा कोई देश, बल्कि मैं कहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो हम लोग बढ़े थे एलपीजी के बाद, 1991 के बाद वाली रिफॉर्म के बाद, वो स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है इंटरनेट सस्ता होने के बाद कि अब लोग खुद को यहाँ पे दिल्ली के मुनीरका की मलिन बस्तियों में बैठकर खुद को इमेजिन करते हैं कि यूरोप में हम लोग किस तरीके से मेरी लाइफ स्टाइल और स्विट्जरलैंड में कैसी हो सकती है, और उसी एस्पिरेशंस में लोग जी रहे हैं। मैं इसमें एक चीज हाईलाइट करूंगा इसलिए क्योंकि वो मास्लो का है ना, हायरार्की ऑफ नीड्स करके। सर ने कहा था कि रोटी भी डाउनलोड होगी क्या, मतलब इंटरनेट से। तो वही है कि ये प्रश्न ही अब रोटी तक नहीं रहा सर, क्योंकि रोटी तो लोगों को ऐसे मिल जा रही फ्री में, कहीं भी मिल जा रही, गवर्नमेंट दे रही है। अब प्रश्न सर मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स का थ्योरी भी यहाँ पे डिफाई होता है, मतलब सही साबित नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट में जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी थी तो वहां पे मोरालिटी वगैरह वो ऐड कर रहे थे, जो कि अब ये सीन में है ही नहीं। अब यहाँ पे केवल जो कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी हेल्प से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे सर एक डेप्थ में जो थॉट होती है, जेनजी उसके फेवर में कभी नहीं है। जेनजी को चाहिए ट्रेंड। जेनजी मतलब जिस जो ट्रेंड है, और वो ट्रेंड कुछ नदी के उस धारा की तरफ है, उस धार की तरफ है कि आप चाहें तो थोड़ा सा कट लगा के उस बहाव को कहीं भी मोड़ सकते हैं। ये बात जब जेनजी की प्रोटेस्ट एकदम पीक पे थी, तब मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखा था कि ये कुछ और नहीं है, केवल एक इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, जहां पे लोगों को रील का कंटेंट दिख रहा है जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर,
और वहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, उनको एफआईआर का डर नहीं है, उनको अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के हैक होने का डर है। तो गवर्नमेंट अगर ये करना शुरू कर देती, इनका इंस्टाग्राम के अकाउंट में बैन करवा दूंगा या हो जाएगा, ये लोग वहां ना जाते। इनको एफआईआर भी लेके इनको कंटेंट क्रिएट करना है। तो वही है कि ये इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं मासेस में और इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं मासेस में, यही इनकी एस्पिरेशन बची हुई है। और हो भी क्यों ना सर, जब 8 से 9 घंटे आपकी जो है स्क्रीन टाइम है, सोशल मीडिया पे आपकी एवरेज स्क्रीन टाइम जो है 8 से 9 घंटे बीत रही है, तो आपकी दुनिया ही पूरा इंटरनेट पर है। आप तो बस केवल शरीर का एक माध्यम है और तमाम चीजें सर जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते थे, जैसे शादी विवाह से लेकर और इतने प्रसंग होते हैं, अब सब कुछ इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुका है। मतलब हम लोग तो जनरेशन अल्फा को भी देख रहे हैं। बहुत तो बड़ी वो लोग बात आप कतई कह सर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यस और जो चर्चा चल रही है, ये सोशल मीडिया का दायरा ना होता तो घंटों में इसको खींचता, क्योंकि अभी बहुत मुद्दे बाकी हैं। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, लेकिन प्रोफेसर साहब से एक सवाल करूंगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि रोटी से आगे बढ़ गया है जेंजी, और इसीलिए जंतर मंतर पर पिज्ज़ा और बर्गर खाना वो अयासी या मस्ती का प्रतीक नहीं माना जा रहा है जेंजीज की तरफ से, क्योंकि वो उनके लाइफ का पार्ट है। वैश्विक परिवेश जो है, ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, उसने खान पान को भी बदल दिया है, और वो उनके लिए जो रोटी की कीमत हमारे लिए थी, वो अब उनके लिए हो गई। और इसके लिए आपने शुरुआत में आपने ही कहा शायद कि पैसे की ज़रूरत होती है। सवाल ये है कि पैसा तभी आएगा जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े सुधार की बात की है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सॉरी टू से, हमारा एलओपी बेचारा अनपढ़ है। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे भाषाओं की मर्यादा पता है। लेकिन एक अनपढ़ों की तरह बात करने वाला व्यक्ति अगर कहे कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और एग्जामिनेशन प्रणाली पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है, क्या आपको लगता है प्रोफेसर रवि कि जो कुछ भी ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, उसमें शिक्षा की जो वास्तविक स्थिति है वो नज़रअंदाज हो रही है? उसके सही स्वरूप को बहुत शॉर्ट में आप पेश करें सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस बात को रख दिया। मुझे सिर्फ इस बात को आगे बढ़ाना है बस। एक तो आर्थिक पक्ष है, मैं पहले ही कहता चलूं, ये बात छूट ना जाए कि इस तरह का आंदोलनों का एक आर्थिक पक्ष है, जो डिजिटल आंदोलनों का है, जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, क्योंकि चाहे वो यूट्यूबर है, गूगल पर है, कहीं भी वो मोनेटाइज हो जाएंगे तो उनको पैसे आएंगे, इसलिए भीड़ जुटाने की एक होड़ लगी है। और उस होड़ में जो है ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मतलब उसमें निर्वस्त्र होना भी एक कॉन्फिडेंस सिंबल माना जा सकता है कि आप में आत्मविश्वास भरा है। और जो उस पर कुछ सवाल उठाए तो उसे दकियानूसी कहेंगे, तुम अपनी आंखें फोड़ क्यों नहीं लेते, ये यहां तक कहने को जाएंगे। अब रही, अच्छा, भारत में आप देखिए कि कुछ ऐसी शक्तियां थी जो आपने इंडिकेट किया, विवेक जी ने भी कहा, जो नास्तिकता की तरफ बढ़ाने वाली शक्तियां थी, वो राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होती जा रही हैं। तो उनको एक व्हीकल की तरह दिखाइए जेनजी, कि उनको आज वो प्रोटेस्ट कॉल करें तो उनके पास भारत बंद बुलाते हैं और उनके घर तक ताला नहीं लगता, उनकी अपने भाई की दुकान तक नहीं बंद होती। तो ऐसे लोगों ने अब एक देख लिया पैटर्न कि जहां इस तरह की भीड़ इकट्ठी हो, वहां अपने काडर को, अपने ट्रेंड लोगों को भेज के इस तरह के कुछ न्यूसेंस करिए और उस भीड़ की ताकत को इस्तेमाल करके अपना एजेंडा आगे बढ़ाइए, जो नेपाल में भी दिखा, जो बांग्लादेश में भी दिखा, श्रीलंका में भी दिखा, जो यहाँ भी दिखा। अब आते हैं शिक्षा में सुधारों को लेकर और शिक्षा व्यवस्था के प्रश्न को लेकर। तो चाहे वो हमारे सम्मानीय एलओपी हो या अन्य विपक्ष के लोग हों, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष भी कुछ हद तक, जो मौलिक प्रश्न है उसको कोई नहीं छूना चाहता, क्योंकि मौलिक प्रश्नों को छूते ही समाज उनसे उत्तर मांगेगा। अब यहाँ बाईपास करने की जो टेंडेंसी है वो सब में रही है पिछली सरकारों में। इस सरकार ने कुछ बेहतर ये किया कि आप 2011 से 2026 का सिर्फ बजट ही एजुकेशन का देख लीजिए तो 37,000 करोड़ से बढ़कर 1,39,000 करोड़ तक, मतलब 207% से ज्यादा की वृद्धि
कम से कम बजटरी लेवल पर हुई और 6% जो एनईपी का लक्ष्य है उसकी तरफ सरकार प्रयासरत में है और होगा ही होगा वो 1 दशक में 6% हमारा बजट का। दूसरा पक्ष शिक्षा का कि अब ये पर्चे लीक कौन कर रहा है? तो आप ये देखिए कि 90-80 के बाद ही शुरू हो गया ट्रेंड, जब हमने प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं लाना शुरू किया देश में, तो बड़े बड़े पैसे वाले व्यापारियों के कॉलेज खुले, नेताओं के कॉलेज खुले और इन्होंने शिक्षा को एक कमोडिटी की तरह सेल करना शुरू किया। और समाज का अप्रोच जो था कि परिश्रम करके मेहनत करके डिग्री हासिल करना एक गौरव का विषय होता है, वो चीज गौण हो गई, मतलब शिक्षा में नैतिकता गौण हो गई। अब ये केन प्रकारेण मुझे ये पर्चे लीक कौन कर रहा है? भाई विदेशी ताकतें थोड़ी आ रही पर्चे लीक करने, हमारे समाज का ही कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो समाज फिर उसी पर प्रश्न आया कि आपने शिक्षा व्यवस्था तो खड़ी की, आपने बाकी सारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था खड़ी की, लेकिन उस अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में 75 सालों में क्या आपने नैतिकता के तत्वों को डाला कि सही क्या है गलत क्या है? आप सोचिए, आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, मंडल कमीशन या उसके 10 साल पहले जाइए, तब तक की मान्यता थी भाई जो अपराधी है उसके साथ उठना बैठना गलत बात है, रिश्तेदारी करना तो दूर की बात। अब आज तो लोग जो जितना बड़ा अपराधी है, बस पैसे वाला हो, पावरफुल हो, उससे साथ गौरव मानते हैं, उसके यहाँ आमंत्रित हो। तो समाज का अप्रोच बदला है, उस पर भी प्रश्न आना चाहिए। और राजनीति ने शिक्षा व्यवस्था को रसातल में डाला, क्योंकि भारत जो है मौलिक रूप से शिक्षा व्यवस्था समाज के नियंत्रण की रही है प्राचीन काल से। राज्य सिर्फ इसका एक फैसिलिटेटर रहा है, इसको संसाधनों की पूर्ति करना राज्य का जिम्मेदारी थी, रेगुलेटर की नहीं। हमने क्या किया आधुनिक भारत में 47 के बाद, जो पहले ब्रिटिश मॉडल लिया, ब्रिटिश मॉडल फेल हुआ जो वार्षिक शिक्षा का, तो फिर अमेरिकन मॉडल ले लिया कि उसमें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन आए। भारतीय मॉडल शिक्षा का हमने बिल्कुल उपेक्षित किया। मैंने ऐसा नहीं कहा उन मॉडल्स को हमें नहीं अपनाना चाहिए था, लेकिन जैसे हमने वस्त्रों में बदलाव लाए ना कि आज हम सब पैंट शर्ट पहने, नॉर्मल कपड़े पहने और एक नॉर्मल है कि इसे कोई अब हम भारतीय, ऐसा नहीं कि आपने पैंट शर्ट पहन लिया तो भारतीय नहीं रहे। उसी तरह आप कई सारी अच्छी बातें शिक्षा व्यवस्था की लेते, लेकिन जब आप मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम ले रहे थे तो महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन सिस्टम के मॉडल को भी थोड़ा लाते। आज स्किल की बात हो रही ना, महात्मा गांधी ने उसी से बेसिक एजुकेशन के मॉडल में चर्चा कर दी। तो आपने 75 साल गंवा दिए जब आप समाज को तैयार ही नहीं कर पाए। अनफेयर मीन्स के से सफलता पाने से अच्छा है असफल होना, वो आपको ज्यादा गौरव दिलाएगा, वो हम कर नहीं पाए। अब हम राजनीति कर रहे हैं कि ये सरकार आती है तो ये एजेंडा लाएगी, ये कानून सख्त कर देगी। कानून सख्त करने से कुछ नहीं रुकने वाला है, रुकेगा तब जब समाज उस कानून को माने और समाज खड़ा हो उस कानून के साथ कि नहीं, नकल अपने बच्चे को ये सिखाए लोग कि नकल बिल्कुल नहीं करना है हमें। आप फेल हो जाइए, हमारे लिए गौरव का विषय होगा, कोई बात नहीं, आप ईमानदारी से वहां जाइए, परीक्षा दीजिए, और इससे एक समान न्याय मिलेगा सभी को, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी सभी को। तो ये जो, और ये ट्रेंड हर जगह, हम लाइन तोड़ के टिकट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। हमारा कचहरी में काम पहले हो जाए, कोर्ट में काम पहले हो जाए, उसके लिए हम घूस देने को तत्पर हैं। जब ये मानसिकता रुकेगी तभी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था, इसके नियंता, नेता, ये सब इसी समाज का आईना है। ये कहीं बाहर के आए हुए लोग नहीं ना, तो किसी ने कसम खाई है पूरी व्यवस्था को, भारत को मैं ध्वस्त कर दूंगा। नेताओं ने भी कोई शपथ ऐसे नहीं ली है कि मैं भारत को तबाह कर दूंगा। वो भी कहीं न कहीं से चिंतित रहते हैं कि हम कुछ अच्छा कर जाएं, अपना फायदे से समझौते किए बिना। तो हम कहीं कि समग्र विचार की जरूरत है कि जिसमें राजनीतिक पक्ष भी, सामाजिक पक्ष भी, आर्थिक पक्ष भी, नैतिक पक्ष भी, ये चौखंभा है, चारों खंभों को एक साथ बिठाना पड़ेगा। हमने चौथे खंभे को, नैतिक पक्ष को, बाहर कर दिया। वो आज मंदिर के बाहर पड़े पद, अब हमारे जैसे पदवेश होते हैं, जूते चप्पल होते हैं, उसी तरह से नैतिकता को हमने घर के बाहर, मंदिर के बाहर उतार दिया। तो ये बड़ा प्रश्न है जिसको समाज को सोचना पड़ेगा। सिर्फ सरकारों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन सरकारों को चुनता कौन है? मैं यहाँ आइडेंटिटी को नैतिकता पर प्रेफरेंस आज दी जा रही है कि आप मेरे आइडेंटिटी से जुड़े व्यक्ति हैं, मेरे जाति, समाज या भाषाई पहचान से जुड़े व्यक्ति हैं, तो आप चाहे अनैतिक भी हो, अपराधी भी हो, आप मेरे
मसीहा है। ये मानसिकता कहाँ से समाज में आई? और ये आंदोलन जीवी तो शक्तियां हैं जहां विदेशी फंडिंग का भी एक रोल आता है, उस पर कभी और चर्चा होनी ही चाहिए हमारी। तो ये शक्तियां तुरंत इस जेनजी की ऊर्जा को, जेनजी जो कि इस इतिहास के में इतना रुचि नहीं ले रहा है, वो ट्विटर के 250 शब्द 150 शब्दों में ही सारा इतिहास भूगोल समझने की कोशिश में लगा है, मनोविज्ञान सारा समझने की कोशिश में लगा है, वो सारा अर्थशास्त्र कामशास्त्र सब उसी 150 शब्दों में समझ लेना चाहता है इतनी जल्दी उसे। तो वो गहरे इतिहास में जा नहीं रहा है, गहरे अध्ययन में जा नहीं रहा है, और उसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने विवेक जी। यही मैं आपको लाऊंगा और उसके बाद इसको समाप्त करूंगा, और इस वायदे के साथ कि एक वीडियो या 2 वीडियो इस पर हम लोग और करेंगे समय अंतराल के बाद। विवेक जी, सवाल ये है कि प्रोफेसर रवि ने जो कहा कि नैतिकता की ज़रूरत है, और पेपर लीक कराने वाला बाहर से नहीं आता, यहीं से कराता है, और पता नहीं वो उस हमारे जनरेशन के लोग या हमारे से पहले के जनरेशन के लोग पेपर लीक करवाए और अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना ढिमकाना जो भी बनाना था बना दिए। मेरा एक बड़ा सवाल है कि अगर नैतिकता का मुद्दा है, तो जब जेनजी पिज्ज़ा, बर्गर और जैसा कि आपने बोला था कि वो सिर्फ हाइप होना जानता है, मैं उसी सोशल मीडिया के टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मैं इस सारे जेन से पहले का हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे बराबर एक चैनल चला रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। मेरा एक बड़ा सवाल है कि ये नैतिकता क्या जेनजी सीखने को तैयार है? आप अपने शोध में क्या पा रहे हैं? सर, फिर से मैं बोलूंगा कि मेरा ओपिनियन फिर से एक शॉकिंग रेवोल्यूशन हो सकता है, रेवोल्यूशन हो सकता है। जनरेशन जी जो है या न्यूअर जनरेशन, ये पिछले की जनरेशन से अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ज़्यादा मोरल है और ज़्यादा फेयर है। मतलब ये मतलब सर, अगर आप कभी इनको सामने से इनको आप अगर इन्फ्लुएंस करना चाहें सामने से, तो आप नहीं कर सकते। मैंने ट्राई किया एक्सपेरिमेंट के स्वरूप में, थोड़ा ये बता के कि नहीं देखो यार, आप ये हो वो हो तो यू शुड फेवर मी, तो ऐसे करके वो नहीं तैयार होते। उनका बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन आता है कि नहीं भैया ये अनफेयर है, नहीं भैया ये गलत है, ये सही है। तो उनके अंदर सर ये जो डिस्क्रिमिनेशन इसके पहले की जनरेशन करती थी, कास्ट के लाइन पर, कम्युनिटी के लाइन पर, भाषा के लाइन पर, क्षेत्र के लाइन पर, ये जनरेशन इज नॉट विलिंग टू डू दैट थिंग। इसको नहीं करना है वो काम, और वो नहीं करती है। इस जनरेशन ने जो जंतर मंतर पे इतनी बड़ी संख्या दिखाई है, वो इसीलिए दिखाई है कि उनको लग रहा था कि वो उन्होंने सच्चाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, वो न्याय के लिए अपनी मांगे रख रहे हैं। और क्या गलत है अगर एक व्यक्ति रिजाइन कर सकता है, तो उस व्यक्ति में इतना एरोगेंस क्यों है कि रिजाइन नहीं कर रहा है? और ये बात सच है कि सबको पता, ओपन सीक्रेट है, पिछले कई सालों से सर, इनफैक्ट हमेशा से, हर साल हर परीक्षा में, शायद 2-3 परीक्षाओं को छोड़कर यूपीएससी वगैरह जैसे, हमेशा पेपर लीक होते हैं, पेपर बिकते हैं, ये स्कैंडल चलता है। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट अगर नहीं उसको सुधारी है, तो ये सर डिमांड जायज होता है स्टूडेंट का कि आप रिजाइन करिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो देनी पड़ेगी। तो जनरेशन, इसलिए ये जनरेशन जी तैयार नहीं थी कि कोई और बात ये बोले कि नहीं आपको लीड करने वाले लेफ्टिस्ट हैं, आपको भड़काया जा सकता है। ये सारी बातें उनको पता थी कि कौन लोग, इसलिए देखिए तुरंत आंदोलन ये शांत भी हो गया। मैंने बोला कि ये नदी की या एक नदी की Right. धार की तरफ है, एक कट लगाएंगे तो अपनी तरफ मोड़ के ले जाएंगे। मोदी जी ने वो कट लगाया और अपनी तरफ मोड़ ले गए। आज देखिए अचानक से सर एल्गोरिदम पूरा चेंज हो गया एक दिन के अंदर। मोदी जी जैसे ही, जो एस्पिरेशन थी जनरेशन जी की कि ये मोदी जी बात करे, एरोगेंट क्यों हो रहे हैं, डेमोक्रेसी है, तो मोदी जी ने बात किया, ये जनरेशन शांत हो गई। अब ये लोग चाहे भड़काना तो नहीं भड़केंगे लोग। अब कोई बहुत करके देखेंगे। महत्वपूर्ण बात विवेक जी आपने कही है। कह तो रहा हूं कि आप दोनों जो इस चर्चा में हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये चर्चा पूरे देश को सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है। लेकिन उस शिक्षा में जेनजी को बहुत नज़दीक से पढ़ने वाले विवेक मिश्र जी और राजनीति के विद्वान प्रोफेसर रवि सर, दोनों की बातों को थोड़ा सा तुलना करके ज़रूर सोचिएगा। अनुरोध है कि सोचिएगा ज़रूर, और वो ये है कि परंपरा के बगैर आधुनिकता का कोई मतलब होता नहीं। परंपरा हमारे पिछले जनरेशन से आती है। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, और फिलॉसफी का एक सिद्धांत है, बिना परंपरा के आधुनिकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि नींव परंपरा डालता है और आधुनिकता पे वो तामीर खड़ी होती है।
वो महल खड़ा होता है और उसको बनाने वाले हम और आप होते हैं। प्रधानमंत्री के पहल का जिक्र विवेक मिश्रा जी ने किया और प्रोफेसर रवि ने शिक्षा पर जो बातें कही हैं, अभी तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिस सुधार की बात हो रही है उस संदर्भ में देश कितना आगे बढ़ा। और जेनजी, जब हम विवेक जी से बात दोनों एक साथ आएंगे, ये वादा रहा कि अगले कुछ ही दिन के भीतर हम जब चर्चा करेंगे कि जेनजी की अब अगली सोच भारत को उन्नत बनाने के लिए क्या है और वो टेक्नोलॉजिकली इस देश में किस मिशन मोड में क्या कुछ करना चाहता है। और उस वीडियो पर भी आप नज़र जरूर दौड़ाइएगा। लेकिन ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पर अगर इस तरह की सार्थक चर्चा होती है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।